नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण चैप्टर में विभिन्न तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी पूर्ववर्ती क्लासेस को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज देखने वाले हैं जो तथ्य के बारे में, वो है अयोगवाह। तो अयोगवाह किसे कहते हैं या अयोगवाह से हम क्या समझते हैं? तो अयोगवाह दो शब्दों से मिल के बना है। अयोगवाह का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो दो शब्दों से मिल के बना है। पहला है अयोग और दूसरा है वाह, अर्थात इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो अयोगवाह होगा। तो अयोग का अर्थ क्या होता है? तो अयोग का अर्थ होता है बिना जुड़े, और वाह का अर्थ होता है साथ चलने वाला। अर्थात ऐसी ध्वनि जो बिना जुड़े साथ चले उसी को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। लेकिन ये किसके साथ चलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चलती है स्वर और व्यंजन के साथ। स्वर और व्यंजन के साथ ये क्या करती है? साथ साथ चलती है। स्वर के भी साथ भी चलती है और ये व्यंजन के साथ भी चलती है। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि क्या ये स्वर होती है, तो इसका उत्तर लेना है जी नहीं, ये स्वर नहीं होती। यदि आपसे पूछा जाए क्या ये व्यंजन होती है, तो भी आपको उत्तर लेना है जी नहीं, ये व्यंजन भी नहीं होती। परंतु ये न तो स्वर होती है और न ही व्यंजन होती है, उसके बावजूद भी ये क्या करती है? अर्थ का वहन करती है। ये क्या करती है? अर्थ का वहन करती है। अर्थ का वहन करने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग को शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि ये अर्थ का वहन कैसे करती है। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया अंक, तो यहाँ पर जो अंक है उसका अंक शब्द की जो शुरुआत है वो स्वर से हो रही है, और स्वर को ये क्या प्रदान कर रही है? उच्चारण प्रदान कर रही है। अर्थात ये पूरे शब्द को क्या कर रही है? उच्चारित कर रही है। कौन? अनुस्वार, जो कि अयोगवाह के अंतर्गत आता है। कौन है? अनुस्वार है जो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अर्थात ये यहाँ पे स्वर की भांति क्या कर रहा है? प्रयोग हो रहा है। दूसरा शब्द लेते हैं दोस्तों, जैसे कि शंख हो गया। शंख यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक व्यंजन है, और अनुस्वार फिर से उनको उच्चारण प्रदान कर रहा है, अर्थात ये व्यंजन की भांति यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। इस कारण ये स्वर और व्यंजन दोनों को क्या करते हैं? उच्चारण प्रदान करते हैं और अपने अर्थ का क्या करते हैं? वाहन करते हैं। इसलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। इस तर्क इसके आधार पर हम दो तर्क निकाल सकते हैं। पहला तर्क ये है कि इनका जो उच्चारण होता है वो किसके बीच में होता है? स्वर और व्यंजन के बीच में। यहाँ पर ये तर्क हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? अयोगवाह को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी कह सकते हैं, कड़ी कह सकते हैं, इस तरीके के आधार पर। दूसरा तर्क हमारे सामने ये आता है कि जो स्वर होता है वो अयोगवाह के पहले आता है। अर्थात अयोगवाह जो है वो स्वर के बाद आता है और व्यंजन के क्या आते हैं? पहले आता है। स्वर के बाद और व्यंजन के पहले कौन आता है दोस्तों? तो अयोगवाह हमें देखने को मिलता है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि ये अयोगवाह स्वर के बाद और व्यंजन के पहले कैसे आता है। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द लेते हैं, जैसे कि संकल्प। अगर संकल्प हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो स हो गया, आ हो गया, फिर अनुस्वार हो गया, फिर क हो गया, फिर आ हो गया, फिर ल हो गया, पा हो गया और फिर आ हो गया। तो इनका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो हम देखने को मिलता है दोस्तों, हम पाते हैं कि जो स्वर है यहाँ पर आ एक क्या है? स्वर है। और अनुस्वार यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। अनुस्वार क्योंकि अनुस्वार जो है वो अयोगवाह है, अयोगवाह के अंतर्गत आता है, जिसको हम अयोगवाह लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो क जो है ये क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्वर के बाद क्या आ रहा है? अयोगवाह आ रहा है, और ये व्यंजन के पहले अयोगवाह हमें देखने को मिल रहा है। अर्थात स्वर के बाद और व्यंजन के पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है? अयोगवाह हमें देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अनुस्वार के बारे में कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार क्या होता है कि जब हम शिरोरेखा के ऊपर हम क्या कर देते हैं? एक शिरोरेखा मतलब एक सीधी लाइन जो होती है, जिसको हम वर्ण को मिलाने के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों,
तो उसके ऊपर जब एक बिंदी हम लगा देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। अब सिरों जो होती है, जब उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं। तो इनकी जो ध्वनि जो होती है, जो अनुस्वार की जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो होती है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ध्वनि जो होती है वो निकलती है नाक से। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो ध्वनि जो है वो कहाँ से निकल रही है, तो ध्वनि जो है वो नाक से निकल रही है इस तरीके से। तो ध्वनि जो है वो किससे निकलती है? अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों, नाक से निकलती है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है, लेकिन फ्लो चार्ट को बताने से पहले मैं इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप फ्लो चार्ट को आसानी से समझें। दोस्तों होता क्या है कि जो ध्वनि का की जो उच्चारण होता है या हमारे मुख से या नाक से जो ध्वनि निकलती है वो कैसे होती है, तो उसकी प्रक्रिया को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि होता ये है कि गले से होते हुए जो हवा है वो गुजरता है और फिर गले में क्या होता है, कंपन यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्थात जो हवा है वो कंपन के साथ क्या होता है, कंपन के साथ जो गले में क्या होता है, कंपन होता है। तो हवा क्या होता है, कंपन के साथ हमारे नाक की ओर जाता है कुछ हवा, और कुछ हवा जो है, हवा प्लस कंपन जो होता है, जो गले में उत्पन्न होता है, वो जाता है मुख की ओर जाता है। और जब ये नाक से जब यही हवा बाहर निकलती है तो वो ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, और जब मुख से यही हवा बाहर निकलती है वो ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात गले से होते हुए क्या होता है कि हवा जो है और उसके साथ जो कंपन जिसको हम आवाज कहते हैं वो नाक की ओर जाती है, और नाक से वो निकलती ही ध्वनि में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हवा जो कंपन जिसको आवाज कहते हैं वो मुख की ओर जाती है, और मुख से निकलने के बाद क्या हो जाती है, वो ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि इसमें जो हवा जो होता है वो गले से या कंठ से होते हुए कहाँ जाती है दोस्तों? तो हवा जो जाती है वो नाक की ओर जाती है। नाक की ओर क्या होती है, हवा जाती है और वो ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। और मुख में जो हवा है वो यहाँ क्या होती है, यहाँ पर एक भी प्रकार की कोई प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होती। अर्थात मुख में कोई भी हवा हमें देखने को नहीं मिलता, अर्थात कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। आपको याद रखना है। तो अनुस्वार क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं कि अनुस्वार जो होता है, जब एक सीधी रेखा के ऊपर हम एक बिंदु खींचते हैं, एक बिंदु लगाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार बेसिकली उस लाइन को क्या कहा जाता है जिसके ऊपर हम बिंदु लगाते हैं, उसको शिरोरेखा कहा जाता है। और जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो किससे होती है, जब अनुस्वार हम बोलते हैं तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो नाक से होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अगर हम फ्लो चार्ट से समझें तो गला से होते हुए जो हवा है वो नाक की ओर जाती है। सभी जो हवा, जितनी भी हवा है वो नाक की ओर चली जाती है। अर्थात ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो नाक से होता है। जबकि मुख की ओर कोई किसी भी प्रकार का की हवा या कंपन यहाँ पे नहीं जा होती, जिसके कारण यहाँ पे का कोई उच्चारण मुख से हमें देखने को नहीं मिलता। मैं आशा करता हूँ दोस्तों को आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों विसर्ग के बारे में कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि विसर्ग में क्या होता है, स्वर के बाद ये आता है, ये विसर्ग स्वर के बाद आता है, और इनका जो उच्चारण होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमें ध्वनि प्राप्त होती है। और ये ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, हा की होती है। हा की अर्थात ये क्या होती है, व्यंजन के की प्रकार उच्चारित होती है। अर्थात ये ध्वनि कैसे होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये व्यंजन की भांति उच्चारित होती है। देखिए अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि प्रातः, अतः और नमः, अगर हम इसको और सरल रूप में लिखें तो कुछ इस तरीके से हमें ये सुनाई देती है दोस्तों, प्रातः, अतः, नमः, कुछ इस प्रकार से हमें ये सुनाई देती है। अगर हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो हवा होती है कंठ से होते हुए, ये कंठ है जो मेन हमारा जो सोर्स है, जो मुख्य स्रोत है हवा का, आवाज का। तो यहाँ पर क्या होता है कि हवा जो है वो नाक की ओर
और इसमें हवा जो होता है वो नाक की ओर नहीं जाती, बिल्कुल भी यहाँ पे नाक से नासिका से यहाँ पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। सभी हवा जो है वो कहाँ पे जाती है, मुख की ओर चली जाती है। मुख की ओर मतलब हम इसको अगर रेशियो में देखें, अगर आपको समझाने के लिए बोले तो 100% जो हवा है वो कहाँ पे जाती है, मुख की ओर जाती है। हालांकि ऐसी कोई यहाँ पर मापने के लिए मात्रा नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये 100% हम मान सकते हैं कि पूरी की पूरी जो हवा है वो कहाँ से निकलती है, मुख से निकलती है। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि ध्वनि जो बनती है वो कहाँ पे बनती है, तो ध्वनि जो बनती है वो कंठ में बनती है। ध्वनि जो बनती है वो कंठ में या गला में बनती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके कि ध्वनि जो है वो कहाँ पे बनती है, तो ध्वनि जो बनती है, ताकि आप इसको याद रख सके, तो ध्वनि जो है वो कंठ में बनती है, ये बात याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं उन सभी को समझने में आपको कठिनाई नहीं आई होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि वर्ण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।